नमस्कार। स्वागत है बंधुओं। आज अपन देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत की या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। देखो, मेरे हिसाब से फिजिक्स का सबसे आसान टॉपिक यही है। ठीक है, तो आज अपन क्या क्या देखेंगे पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कि भैया इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, बाकी इतनी सारी ऊर्जाएं हैं, सबसे ज्यादा महत्वता इसको क्यों मिल रही है। फिर चार्ज क्या चीज है। उसके बाद में डाइपोल नाम की एक चीज होती है, छोटी मोटी, कोई घनी मोटी बात को नहीं। फिर एक चीज है कि भाई जो चार्ज होता है वो होता तो है, लेकिन जनरेट कैसे होता है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन फ्लो ऑफ द चार्जेस, कि भैया आपका जो चार्ज है, जो आवेश है, उसके प्रवाह के आधार पर आप जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, उसको कितने प्रकार में बांटते हो। फिर एक आता है एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। ये क्या है, ये और ये जो टाइप्स ऑफ मटेरियल है एग्जैक्टली बहुत ही आसपास की चीज है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। फिर देखो, अपना जो सिलेबस है ना, उसमें इस टॉपिक को इन्होंने दो पार्ट में बांट रखा है। एक है स्टैटिक, यानी कि स्थैतिक, और है एक है करंट। अब इन्होंने दो में बांटा है तो अपन दो में पढ़ लेंगे, बाकी एक में ही होना चाहिए था। ठीक। अब तो स्थैतिक में आज क्या क्या देखेंगे कि स्थैतिक होता क्या है। फिर एक कूलाम का नियम था। फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। और एक होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, दोनों एक ही चीज है। और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये अपन देख लेंगे। फिर ये दो चीज है, एक है फ्लक्स, एक है गॉस का नियम। अब ये इतने सारे पॉइंट देखने के बाद सोचना मत कि भैया बहुत लंबा चौड़ा कुछ है, नहीं। दो दो लाइन के टॉपिक है, बस थोड़ा बहुत अपने को समझना है ना। तो इससे पहले अपन शुरू करें तो पिछली दो क्लास में जो ग्रेविटेशन देखा है, इसको 2-3 मिनट में करते हैं समराइज। सबसे पहली चीज कि ये होता क्या है, ये एक प्रकार का गुण है जो आकर्षित करता है किसको, दूसरे द्रव्यमान को। तो न्यूटन साहब ने एक लॉ दे दिया, यूनिवर्सल लॉ। वो क्या था, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फिर उसके बाद में एक था ग्रेविटेशनल फील्ड, यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र। वो क्या होता है, किसी भी द्रव्यमान द्वारा जो लगाया गया बल है उसको जिस क्षेत्र तक अनुभव किया जा सके वो क्षेत्र था। फिर एक चीज थी इनसाइड दी अर्थ की, अगर अपन धरती के सतह के अंदर जा रहे हैं तो कैसे ये बिहेव कर रहा है। तो उसमें हमने देखा था कि हाँ, हम नीचे जा रहे हैं तो जरूर केंद्र से दूरी तो कम हो रही है, तो बल बढ़ना तो चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं जो प्रभावी द्रव्यमान है, जो इफेक्टिव मास ऑफ द अर्थ है, वो ज्यादा बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रहा था, उसकी भूमिका ज्यादा बड़ी थी। तो वो बल कम होता जा रहा था। फिर अपन ने देखा गुरुत्वीय त्वरण और इसकी निर्भरता किस किस चीज पे है। हमने कहा अगर ऊपर जाओगे सतह से तो भी कम हो रहा था, नीचे भी कम हो रहा था। पृथ्वी के घूर्णन की वजह से जो इक्वेटर है वहां पे भी ये बल काफी कम हो रहा था, उस वजह से गुरुत्वीय त्वरण भी कम था। और पृथ्वी की आकृति के कारण भी जो पोल है वहां पे त्वरण ज्यादा था और इक्वेटर पर कम था। उसके बाद एक चीज देखी, एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग, वो मिनिमम वेग, वो मिनिमम वेलोसिटी, अगर कोई पदार्थ कोई वस्तु ग्रहण कर ले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तो हो जाएगी कि वो गुरुत्वाकर्षण जो पृथ्वी का है उसको फाड़ के बाहर निकल जाए। उसके बाद में एक अर्थ सैटेलाइट, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो उपग्रह घूम रहे हैं जिसमें चंदा मामा भी है, उनमें अपना ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो क्या भूमिका अदा कर रहा है। तो हमने कहा जो अभिकेंद्रीय बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो आपका जो आकर्षण बल है पृथ्वी का वो दे रहा था। तो फिर हमने इसकी एक वेग भी निकाला था जिससे कि इसको अपकेंद्रीय बल मिल रहा है। उसके बाद में हमने देखा इसके इंपॉर्टेंस, हमको धरती से जोड़ रही है, सोलर सिस्टम, स्थायी है, वो सारे। फिर इसके कुछ एक गुण देखे थे, इसकी रेंज सबसे जो है ज्यादा है, इसकी ताकत सबसे कम है, वो सारे। फिर उसमें एक चीज आई थी रेडियो एक्टिव डीके। जब अपन ने इसको कंपेयर किया था बाकी तीनों बलों से, तो हमने देखा था रेडियो एक्टिव या रेडियो धर्मी क्षय, ये क्या चीज थी कि भाई कोई नाभिक है अपने स्थायित्व के लिए जो अतिरिक्त ऊर्जा है उसको बाहर निकाल देगा। तो तीन तरीके से निकाल पा रहा था, या तो किसी पार्टिकल की फॉर्म में, तो वो हमने कहा था कि भैया हीलियम की फॉर्म में निकाल दे तो वो फिर एल्फा था। और अगर आवेश के रूप में निकाल दे रहा था यानी इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, तो हमने कहा बीटा था। और अगर सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा निकाल रहा है, ऊर्जा के पैकेट्स निकाल रहे हैं जिनको कोई फोटोन कहते हैं, तो हमने कहा गामा क्षय। कुल मिला के ये कहानी थी। अब अपन चलते हैं आज के पॉइंट पे।
सबसे पहली चीज तो कि भाई जो अपनी विद्युत ऊर्जा है, इसको इतनी महत्वता क्यों मिल रही है, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है? क्योंकि ऊर्जाएं तो बाकी सारी भी मैकेनिकल है, यांत्रिक ऊर्जा, हीट एनर्जी है, ऊष्मा वाली, लेकिन हर जगह अपने को यही देखने को क्यों मिल रही? तो सीधी सी बात है, देखो दो तीन पॉइंट हैं। पहली चीज तो ये बहुत इजीली जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप, रूपांतरित कर सकते हो एक रूप से दूसरे रूप में। क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म, यानी कि रूपांतरण बहुत इजी है। कैसे? देखो एग्जाम्पल देखना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में रूपांतरित कैसे हो रही है। आपके पास क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपको चाहिए हीट, ऊष्मा। अब आप क्या करोगे? आपके पास एक हीटर है, आपने इसका एक तार लिया और घर में जो प्लग है उसमें आपने इस तार को घुसेड़ दिया और स्विच को कर दिया ऑन। जैसे ही स्विच ऑन किया, हीटर से आपके ऊष्मा निकलने लगी, विद इन सेकेंड्स, एक सेकंड भी नहीं लेगा, और आपकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। कितना आसान था, कोई माथाफोड़ी नहीं थी। नंबर दो, एक एग्जांपल और देखो, आपके घर में मोटर है पानी वाली। अब अगर आपको यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, यांत्रिक या मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है वो मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है ना? तो मोटर क्या है? गोल गोल घूमती है, घूमती है तो उसको यांत्रिक ऊर्जा कहोगे। एक तरीके से गतिज ऊर्जा के आसपास की चीज। तो क्या होता है, फिर से आपने प्लग में इसका तार डाला, स्विच ऑन किया, मोटर घूमी, यानी कि आपको मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। अब सोचो कितनी माथाफोड़ी करनी पड़ी, क्यों ही कौन उठा खटको चालू करियो ट्रांसफॉर्म हो गई। कितना आसान। दूसरी चीज ये है कि भाई इसका जो ट्रांसफर है, स्थानांतरण, वो बहुत इजी है। अब आप सोचो अपने जो पावर प्लांट है, जो संयंत्र है, वो कितने दूर दूर है। एक रावत भाटा में पड़ा है, नाभिकीय, एक आपका सूरतगढ़ में पड़ा है, थर्मल, ऐसे और सारे हैं। अब वो कई सैकड़ों किलोमीटर, इवन कई हजार किलोमीटर तक आप जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हो, उसको कई हजार किलोमीटर दूर तक आराम से भेजते हो। क्या करना है? पोल घुसेड़ने, और उन पोलों के ऊपर तार हैं, उन तारों से वो जा रहा है। कितना आसान। हालांकि अभी लग रहा होगा कि यार ऐसी पोल और फिर तार और कितना मुश्किल है, लग रहा होगा, लेकिन कंपेरेटिवली बात कर रहे हैं तो एक बार आप सोचो, अगर आपके पास ऊष्मा ऊर्जा है, हीट एनर्जी, आपको अब कोई 300 किलोमीटर दूर उसको लेके जानी है, ले जाओगे क्या? या तो वो बुझ ही जाएगी, मान लो कोयले जलते हुए लेके जा रहे हो आप, या तो वो आधे रास्ते में बुझ जाएंगे। और लेके चले भी गए तो कितना ले जाओगे? समझ रहे हो? तो बहुत मुश्किल है बाकी ऊर्जाओं का स्थानांतरण, इसका बहुत इजी है। तो ट्रांसफर बहुत इजी है इसका। नंबर तीन, ये जो है बहुत ही इजीली कंट्रोलेबल है। कंट्रोल बहुत इजी है इसका, नियंत्रण बहुत इजी है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो आपको सर्दी लग रही है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पंखे को धीरे कर दोगे। मान लो आपका पंखा 5 की स्पीड पे, आप 3 पर कर दो, यानी कि जो ऊर्जा उसको पहले मिल रही थी उससे कम कर दो तो वो धीरे घूमेगा। अब उसके लिए आप क्या करोगे? जाओगे रेगुलेटर कम किया और आके सो गए। कितना आसान था। एक ही बस दोहरा काम था, बिस्तर से उठना। अगर उठ गए तो ऊर्जा कम करिए, एक आध मिनट भी नहीं लगा। तो इसका कंट्रोल बहुत इजी है। घर में आजकल इलेक्ट्रिक चूल्हे भी हैं, उसका टेम्परेचर कितना इजीली सेट होता है ना? तो कंट्रोल भी इसका बहुत इजी है, ट्रांसफर इसका बहुत इजी है, ट्रांसफॉर्म इसको बहुत इजी कर सकते हैं। और एक चौथी पॉइंट, कंज्यूमर की आवश्यकता के अनुसार आप इसका लेवल ऊपर या नीचे कर सकते हो। ऊर्जा कितनी देनी है वो कंज्यूमर की आवश्यकता अनुसार भी बहुत इजीली आप दे सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो कि भाई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उसमें बड़ी बड़ी मशीन है, उनके लिए फिर आपको ऊर्जा भी बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपको पता हो तो 11 kV, कभी नाम सुना हो, यानी कि 11,000 वोल्ट, इतना वोल्टेज का भी आप पावर देते हो। ठीक है, आप एक तार ले लो, ये 11,000 वोल्ट का, आपने इंडस्ट्री को सीधा पकड़ा दिया। अब मान लो पास में ही घर है, अपना घर है कोई, अब उसमें आपको क्या है? एसी चलाना है। क्या चला रहे हो? एसी। और आपको पता है एसी 220 वोल्ट पे चल रही है, इसको 11,000 दे दो, 2 सेकंड में बम बोल जी, फटाको बोल ही रहो, 2 सेकंड लेगा भी नहीं, हाथों हाथ। क्या करते हैं? बीच में एक ढोलकी लगी हुई देखी है? जो किसान है ट्यूबवेल वाले, उन्होंने देखी होगी, ट्रांसफॉर्मर।
हाथों हाथ जो मेरा कंज्यूमर है उसकी नीड के अनुसार मैंने इसको चेंज कर दिया वोल्टेज के लेवल को, तो उससे ऊर्जा भी चेंज होगी मेरी। हालांकि ट्रांसफॉर्मर से ऊर्जा नहीं, लेकिन लेवल तो कम ज्यादा कर ही दिया, ऊर्जा फिर मेरा अप्लायंस अपनी करंट के हिसाब से देख लेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर की नीड के अनुसार भी अपन जो है इसके लेवल अप और डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस क्यों है इतना? क्योंकि इसको ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली कर सकते हो, रूपांतरित दूसरी ऊर्जाओं में। ट्रांसफर बहुत इजी है एक जगह से दूसरी जगह। कंट्रोल नियंत्रण बहुत इजी है। और कंज्यूमर की नीड के हिसाब से आप लेवल अप या डाउन कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। अब एक चीज है, जैसे अपन ने गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा था कि वो होता क्यों है, क्योंकि द्रव्यमान है। बेसिक फंडामेंटल चीज क्या थी? द्रव्यमान, मास। अगर मास हुई ना तो काय का गुरुत्वाकर्षण। सेम चीज, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कोई तो फंडामेंटल चीज होगी, ये कहाँ है, क्या है? वो चीज है चार्ज, आवेश। तो अब हम देखते हैं ये आवेश क्या चीज है ना? चार्ज क्या चीज है? देखो, पहले तो डेफिनेशन बताता हूं। चार्ज या आवेश, ये किसी भी पदार्थ की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, मूलभूत गुण है। कैसा गुण? कि ये बल महसूस करेगा। बल कैसे? ऐसे बल तो ग्रेविटेशन वाला भी था, ये कैसा बल है? कि भाई अगर आप इसको किसी विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी पदार्थ को रखते हो और वो बल महसूस करता है, तो वो क्यों करता है? क्योंकि उसमें आवेश है। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पड़ा है, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड है। अब कोई ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश हो, वो आपने यहां रख रखा है, ठीक है। अब क्या होगा? या तो ये पदार्थ को इस तरफ दाएं या बाएं या ऊपर या नीचे ऐसे बल महसूस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये बल क्यों महसूस होगा? क्योंकि ये पदार्थ जो है वो आवेशित है, वो चार्ज्ड है, इसमें चार्ज है, मुक्त चार्ज है, इसलिए ये बल महसूस करता है। यही फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज होती। ठीक बात है। अब चार्ज हमने देख लिया, तो चार्ज की कुछ एक प्रॉपर्टीज है, चार्ज के खुद के कुछ गुण हैं, जिसमें सबसे पहला आता है एडिटिविटी। कौन सा? एडिटिविटी। एडिटिविटी मतलब एडिशन, जोड़। एडिटिविटी का जो गुण है वो ये कहता है कि कहीं पे भी किसी पदार्थ में अगर चार्ज बिखरा हुआ पड़ा है, तो उस पर जो कुल चार्ज अगर आप निकालोगे तो वो उन सबका योग होगा, बीज गणितीय योग, एल्जेब्रिक सम। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये फिर से आपका कोई पदार्थ यहां पड़ा है, ठीक है। मान लो यहाँ 7 कूलाम आपके पास है, यहाँ 3 कूलाम पड़ा है, यहाँ -2 कूलाम पड़ा है, यहाँ पे ले लो 4 कूलाम पड़ा है, -4 कूलाम। अब आपको देखना है इस पदार्थ पर कुल कितना चार्ज है, क्यू टोटल कितना होगा। तो हम कहेंगे 7 + 3 -4 -2 कितना हुआ? ये प्लस का 4 कूलाम। बात समझ आई है ना? दूसरा, इसका एक गुण होता है, उसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। गुण तो काय का, ये एक तरीके की थ्योरम ही कर लो आप, सिद्धांत। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का नियम। अपन ने वो देखा था, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ऊर्जा संरक्षण का नियम सेम है। आवेश को ना उत्पन्न कर सकते हो ना इसको खत्म कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ही हो सकता है। ठीक है, बस इतनी सी ये एक प्रॉपर्टी है। तीसरी एक चीज है क्वांटाइजेशन। हिंदी मीडियम के भाइयों, इसका हिंदी मत ही करना, इसको सीधा लिख लेना क्वांटाइजेशन। तो हिंदी अपने आप देख लेना कैसी, क्योंकि इसकी हिंदी मैंने की थी, वो निकला था परिमाणीकरण। अब क्या पता वो शब्द सही हो या नहीं,
मैं श्योर नहीं। तो क्वांटाइजेशन आराम से लिख सकते हो और कोई गलत नहीं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है ये अपन देखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बेसिक और समझते हैं। हमने देख लिया चार्ज एक मूलभूत प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ एक गुण है, लेकिन ये चार्ज आता कहां से है? जब अपने को ये समझ आ जाएगा तो क्वांटाइजेशन अपने आप बैठ जाएगा। कहते किसे? देखो, कोई भी पदार्थ है वो बना हुआ तो एटम से है, अणु परमाणु। अब क्या है, कोई भी एटम है उसके बीचों बीच तो है नाभिक, ठीक है। उस नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अपने को न्यूट्रॉन से मतलब नहीं है क्योंकि वो आवेशित होता नहीं है, और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। अपने को ये भी पता है कि जो बाहर कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन गोल 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 चक्कर काट रहे हैं। बहुत सारी कक्षाएं हैं, बहुत सारी कक्षाएं हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, जो बेसिकली अपनी जो चीजें हैं वो न्यूट्रल होती। अपन घर में जाते हैं, कुर्सी पड़ा है, पलंग पड़ा है, उन पर कोई चार्ज नहीं होता है ऐसे। बेसिक अवस्था में वो न्यूट्रल है। फिर उन पे आवेश आएगा कैसे? देखो, बेसिक अवस्था में आप समझना, मान लो इसके पास दो प्रोटॉन है और दो ही इलेक्ट्रॉन है, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कुल मिला के इसका आवेश कितना हो गया? 0। क्योंकि देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका आवेश होता है माइनस का 1.6 इंटू 10⁻11 कूलाम, और प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻19, सॉरी 11 का आएगा, -19 कूलाम, ठीक है। अब आप सोचो, दो इलेक्ट्रॉन है, दो प्रोटॉन है, ये आपस में एक दूसरे का आवेश खा गए, बाहर बचा 0। कुल मिला के इस एटम पे 0। अब यही मैं एक चीज आपसे कहूं कि इस भाई को जची कि ये एटम किसी दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले ले, तो अब इसकी स्थिति क्या है? इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और नीचे कितने? 2 प्रोटॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन तो आपस में खा गए। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, इसका मतलब इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज आ गया है, यानी कि माइनस का 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम। अब दूसरा केस समझो, हो सकता है कि भाई साहब लेने से ज्यादा देने में विश्वास करें, तो इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, है ना। एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दिया, तो अब भाई साहब के पास कितने बचे? पहले 2 थे, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। अब एक इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो हिसाब से अब क्या बनता है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को खा गया, पीछे बचता है एक प्रोटॉन, यानी कि प्लस का 1.6। अब आप सोचो, ये इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही है ना, उस एटम को प्लस या माइनस बना रहा है। तो आपको मैं बताऊं तो डोनर एक चीज होती है, डोनर यानी कि दाता, एक होता है रिसीवर यानी कि ग्राही। अगर वो कोई एटम दूसरे एटम को अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो दाता है, और अगर उसने दिया है तो उसके ऊपर प्लस बच जाएगा, ज्यादा क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो डोनर पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। और यही अगर वो ग्राही है, अगर वो उधार ले रहा है, तो लेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये ऐसे चार्ज होता है, वो जनरेट होता है। यहां तक की बात क्लियर होती है। अब ऐसे अगर चार्ज जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो एक चीज सोचो कि ये जो चार्ज का लेना देना हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गया, इसका मतलब 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम गया। 2 इलेक्ट्रॉन गए तो हो गया 3.2, यानी कि डबल कर लो, 3.2 इंटू 10⁻19। 4 भी जा सकते हैं, 6.4 इंटू 10⁻19। तो ऐसे जा सकते हैं। अगर यही एक इलेक्ट्रॉन ले लो, यानी कि माइनस चार्ज इन्होंने ले लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 3 इलेक्ट्रॉन ले लो, तो कुल मिला के क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही चार्ज ले सकते हो। ये बात क्लियर हो रही है?
ऐसा नहीं है कि मैं आधा इलेक्ट्रॉन ले लूं और आधा रहने दूं, है ना। अपन थोक व्यापारी हैं इस मामले में, रिटेल का काम ही नहीं है, या तो पूरा ले नहीं तो मत ले, ठीक बात है। तो यही क्वांटाइजेशन की थ्योरी है। क्वांटाइजेशन ये कहता है कि किसी भी मटेरियल का जो कुल मिला के चार्ज होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का पूर्ण गुणज होगा, पूर्णांक गुणज होगा, यानी कि कंप्लीट वो जो है अंक होगा, 1 2 3 0 5 10 25, ये सब। ऐसा नहीं होगा 1.5 2.5 0.5 0.75, नहीं। इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन। ये तीन चीजें हैं। अब जब निकल के आया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो मैं एक चीज बता दूं, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन नाम के व्यक्ति ने, जे जे थॉमसन। और प्रोटॉन की खोज जिसने की थी वो थे अपने रदरफोर्ड, ठीक बात है। मेरे को इसमें कंफ्यूजन होता था, नाम तो याद हो जाते थे, कंफ्यूजन ये होता था जे कौन है और वो कौन है। तो भैया देखो, अपना जो चार्ज का लेना देना हो रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन से ही हो रहा है, प्रोटॉन से हो नहीं रहा है। तो ज्यादा बड़ी चीज इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन, तो जिसने इलेक्ट्रॉन खोजा उसकी जय जयकारी है। अब वो अपने अपने हिसाब से तुम देख लेना, ठीक बात है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे जे थॉमसन ने, और इसकी रदरफोर्ड ने। अब एक चीज है कि अपन कोई भी चीज लेने जाते हैं, चीनी ले लो, दूध ले लो, कुछ भी, तो उसको नाप तोल करने के कुछ यंत्र तो होते होंगे, इंस्ट्रूमेंट होते ही होंगे। तो चार्ज को नापना है आप, उसका भी एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है गोल्ड यानी सोना, लीफ यानी पत्ता, इलेक्ट्रोस्कोप जैसे माइक्रोस्कोप, वैसे इलेक्ट्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन को नाप ले, जो चार्ज को नाप ले। अपने हिंदी में भी यही याद रखना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। कुछ ही नहीं है, कोई ऐसा सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर एक बहुत पतली सी सोने की झिल्ली होती है, और उस झिल्ली को ये पत्ती की द्वारा दर्शा रहे हैं, और ये सोने की होती है, सोने की होती है। तो इसलिए इसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये कुल मिला के चार्ज का आना जाना, लेना देना, आवेशित होना, जनरेट होना चार्ज का, ये सारा कहानी है। अब एक चीज है डाइपोल, द्विध्रुव। ये चिड़िया सिर्फ एक लाइन की है, ये क्या है, कपल है, जोड़ा है। इन इस कपल की खासियत क्या है, इन दोनों आपस में, मतलब आप समझ लो ये एक शादीशुदा जोड़ा है, दोनों के दिमाग में बराबर भूसा है, पर अलग अलग चिन्ह है इसके, विरोधी भूसा है इनमें। कहने का मतलब दोनों पे बराबर मात्रा में आवेश होगा, ये दो आवेश हैं, लेकिन इन पर बराबर आवेश होगा। अगर ये 5 कूलम्ब है तो ये भी 5 कूलम्ब होगा, अगर ये 6 कूलम्ब है तो ये भी 6 कूलम्ब होगा। यानी कि जितना इस पे आवेश है उतना का उतना आवेश इस पे होगा, बराबर घुसा है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि दोनों का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, यदि ये माइनस है तो ये प्लस है। इस कपल को कहते हैं द्विध्रुव। और ये ज्यादा काम आएगा जब अपन पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, चुंबक, चुंबक के बारे में पढ़ेंगे ना, तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबक, उस समय बहुत काम आएगा, इसलिए मैं यही बता दे रहा हूं। उसके बाद में एक चीज आती है टाइप्स ऑफ मटेरियल। जो पदार्थ है वो कितने प्रकार के हैं, किस बेस पर, कि ये जो इतनी देर से आवेश चार्ज अपन कर रहे हैं ना, इसके प्रवाह के आधार पर। मान लो कोई ये मटेरियल है जिसका कोई एक तार है, ठीक है, उसमें अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को बिठा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन को मान लो अपन कोई बल दे रहे, बराबर एक बल दे रहे, उस बल की वजह से ये आगे जाना चाह रहा है। अब ये जो मटेरियल है, ये कितनी तेजी से इसको जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है, या रोक रोक के जाने दे रहा है, इस आधार पर, जो चार्ज है उसके प्रवाह के आधार पर अपन मटेरियल देखेंगे। इससे पहले मैं सोच रहा हूं कि अपन एनर्जी बैंड गैप थ्योरी देख लें, क्योंकि वो डायरेक्टली इसी से रिलेटेड है ना। तो देखो एनर्जी बैंड गैप थ्योरी क्या है, अपन ने अभी देखा था कि कोई भी जो एटम है,
उसके बीचों बीच तो नाभिक था, चारों तरफ बहुत सारी कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक से बंधे हुए हैं, जैसे अपने सूर्य से बाकी ग्रह, और ये गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक बात है। जब तक ये बंधे हुए हैं तब तक ये फ्लो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको तो गोल गोल ही घूमना है इसके चारों ओर, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही ये अपने इस बंधन को तोड़ दें तो ये क्या हो जाएंगे, मुक्त, यानी कि ये हो जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई आवेश फ्री हो गया तो उसको कोई सा भी बल दो, उसके अनुरूप वो फिर भागने लगेगा इधर उधर, उसी को हम कहते हैं विद्युत प्रवाह, इलेक्ट्रिक करंट। तो किस कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिक करंट आनी है, यानी कि जो आवेश है उसका प्रवाह होना है, तो वहां एक मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। और मुक्त इलेक्ट्रॉन कब होगा, जब उसको उतनी ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि वो अपना बंधन तोड़ दे। इसी आधार पर ये एनर्जी बैंड गैप थ्योरी है। अब जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक चीज देखी कि भाई अलग अलग एटम इन्होंने लिए, तो इनको एक कॉमन चीज समझ आई कि इसमें दो तरीके की एनर्जी बैंड है, ऊर्जा के दो तरीके के इसमें बैंड है। पहले को इन्होंने नाम दे दिया वैलेंस बैंड। क्या? वैलेंस बैंड, यानी संयोजक बैंड। दूसरा एक इनको मिला कंडक्शन बैंड, यानी कि चालक बैंड, चालक। इनको ये समझ आया कि सारे एटम में ये दो तरीके के बैंड हैं, यानी कि ऊर्जा के स्तर हैं, दो ऊर्जा के स्तर हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पास हैं। तो इन्होंने पाया कि अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं। अब मान लो जिसके पास अच्छी खासी ऊर्जा है और उसका बंधन अभी इतना भी नहीं है कि भाई थोड़ी सी ऊर्जा मिलती ये बंधन तोड़ देगा, है ना। उस आधार पर इन्होंने इनको देखा तो इलेक्ट्रॉन अपनी अलग अलग ऊर्जा के स्तर पर थे। अब इन्होंने अलग अलग मटेरियल का बनाया वापस। इन्होंने क्या देखा कि एक इन्होंने मटेरियल उठाया, उसका इन्होंने वैलेंस बैंड देखा, उसमें इलेक्ट्रॉन भर भर के पड़े थे, संयोजक बैंड में भर भर के इनके इलेक्ट्रॉन पड़े थे। इन्होंने पाया कि भाई जो दूसरा इनका कंडक्शन बैंड, वो ऊर्जा काफी ऊपर थी। मान लो कि ये 0 है ऊर्जा, ये 3 है, और ये कोई 7-8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ठीक है। इन्होंने पाया कि ये तो 3 तक वैलेंस बैंड की ऊर्जा थी, 0 से 3 तक, लेकिन 3 के बाद में कंडक्शन बैंड तब हो रहा था, इलेक्ट्रॉन मुक्त तब हो रहा था जब वो 7 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ले, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इनके बीच में गैप था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसको इन्होंने बोला एनर्जी, जो बैंड गैप एनर्जी। क्या बोला? गैप एनर्जी या बैंड गैप एनर्जी। तो इन्होंने देखा कि ये जो ऊर्जा है ये इतनी ज्यादा है कि अब इन वैलेंस बैंड वालों को अगर आप दे भी दो ना अपनी तरफ से, ये इस तरफ आ ही नहीं रहे, कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं रहे, मुक्त हो ही नहीं रहे, फ्री हो ही नहीं रहे। और अगर मुक्त नहीं हो रहे तो फिर वहां करंट चल नहीं रही। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब ये तो कुचालक है, यानी कि आप कितनी ही एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन को दे दो, ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आ ही नहीं रहे, ये अपनी छोटी वाली एनर्जी से इस एनर्जी तक पहुंच ही नहीं रहे। ये बैंड गैप जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसको इन्होंने बोल दिया कुचालक या इंसुलेटर, जिनमें कि आवेश का प्रवाह होता ही नहीं है। फिर इन्होंने एक मटेरियल और उठाया दूसरा। उस मटेरियल में इन्होंने देखा कि भाई साहब जो वैलेंस बैंड है उसमें दबा के इलेक्ट्रॉन पड़े, ठीक है, और जो कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल वैलेंस बैंड के आसपास है। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो ना के बराबर है, माइन्यूट, ऑलमोस्ट जीरो, ये समझ लो। ये कंडक्शन बैंड यहां पड़ा था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन दबा के थे। तब इन्होंने कहा कि भाई इसको तो इतनी सी भी एनर्जी अगर दे दी तो वैलेंस बैंड वाले इधर कूद जाएंगे
और दूसरी बात, इसके कंडक्शन बैंड में वैसे ही बहुत मुक्त जो इलेक्ट्रॉन है वो पड़े, इसका मतलब इसमें बहुत तगड़ा प्रभाव हो सकता है। तो इसको इन्होंने कह दिया चालक, यानी कि कंडक्टर। क्या? कंडक्टर। फिर इन्होंने एक मटेरियल और उठाया, एक मटेरियल भाई साहब और उठाते हैं। उसमें इन्होंने देखा कि भाई जो वैलेंस बैंड था और जो कंडक्शन बैंड था, उनके बीच में एनर्जी गैप तो है, उनके बीच में एनर्जी गैप तो है, लेकिन वो चालक से थोड़ा ज्यादा था, पर कुचालक से काफी कम था। यानी कि उनको थोड़ी सी एनर्जी अगर एक्स्ट्रा दे दें तो वो जो वैलेंस बैंड वाले थे वो कंडक्शन में आके मुक्त हो रहे थे। तो इन्होंने इसको बोल दिया अर्धचालक, यानी कि सेमी कंडक्टर। ठीक है, तो ये थी एनर्जी बैंड गैप थ्योरी। कुछ ही नहीं, दो तरीके के ऊर्जा के स्तर हैं, एक वैलेंस बैंड वाले इलेक्ट्रॉन है संयोजक, एक कंडक्शन बैंड वाले हैं। कंडक्शन वाले वो हैं जो मुक्त हैं, जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतनी आसानी से प्रभाव कर पाएगा उनका। अब अगर बीच का बैंड गैप ज्यादा है तो आप वैलेंस से ज्यादा मुक्त करवा नहीं पाएंगे, और जितना कम एनर्जी गैप है उतना ही ज्यादा आप करवा पा रहे हैं। इसी के आधार पर ये तीन तरीके के आपने मटेरियल देख ली। तो अपन ने जो मटेरियल देखे वो कितने थे? तीन तरीके के। कौन कौन से? एक था चालक, यानी कि कंडक्टर, एक था कुचालक, यानी कि इंसुलेटर, और एक अपन ने देखा सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में क्या था? मान लो ये तार है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, बहुत आसानी से भाग रहा है, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, कोई प्रतिरोध नहीं है। ये था चालक या कंडक्टर। दूसरा, मान लो यहाँ पे आपका कुचालक का एक तार पड़ा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भयानक स्पीड ब्रेकर है, इसको चलने ही नहीं देंगे। समझ रहे हो? तो इलेक्ट्रॉन अगर प्रवाही नहीं हो पा रहा, आवेश अगर प्रवाही नहीं हो पा रहा है, तो इसको कह दिया कुचालक, यानी कि इंसुलेटर। फिर इन्होंने कहा कि एक और मान लो ये आपका है सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक। इसमें इन्होंने देखा कि ये अपने मूड पर डिपेंड कर रहा है। मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़ा था, इसका मूड अच्छा है तो इसने छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर रख दिए कि भाई थोड़ा बहुत प्रतिरोध दे रहा हूं पर निकल जा। लेकिन मूड खराब हुआ भाई का तो बड़े बड़े दे दिए कि मजे करो, अब नहीं जाने दूंगा। ये मूड क्या है? कुछ एक कंडीशंस है, वो जो एनर्जी बैंड वाली बात है ना, बैंड गैप, ये वो मूड है। अगर इसका बैंड गैप क्लियर हो रहा है, वैलेंस वहां कंडक्शन में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तब तो ये छोटे स्पीड ब्रेकर हो गए। और अगर नहीं हो पा रहा था, इतनी एनर्जी नहीं मिल रही थी, तो वो कुचालक था, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं। तो आपने ये चीज समझ में आई कि जब अपन टेम्परेचर देंगे इसको, तो इसका मतलब अपन अतिरिक्त ऊर्जा भी दे रहे हैं। ऊर्जा जितनी ज्यादा देंगे उतना ही आसानी से वैलेंस से कंडक्शन में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि -273 सेंटीग्रेड, यानी कि 0 डिग्री केल्विन, इतना कम टेम्परेचर है, मतलब ऊर्जा अपन दे ही नहीं रहे। यहां पर ये परफेक्ट कुचालक होते हैं, परफेक्ट इंसुलेटर होते हैं। और यही जो अगर रूम टेम्परेचर या इससे ज्यादा तक का तापमान आपने दे दिया, तो इसके वैलेंस बैंड वालों को इतनी तो एनर्जी मिल जाएगी कि अपनी बैंड गैप को क्लियर कर देंगे, कंडक्शन में आ जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और चालक बन जाएंगे। हालांकि जो चालक होते हैं उतनी चालकता तो नहीं है, उतनी कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन लगभग उतनी हो जाएगी। ये हमने देख लिया एनर्जी बैंड गैप। और एक हो गई अपनी टाइप्स ऑफ मटेरियल।
अब अपन शुरू करते हैं अपना स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मतलब स्थैतिक। क्या? स्थैतिक। स्थैतिक है और एक करंट है। स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बहुत साफ सा है, आलस। इसमें आवेश जो है वो आलसी है, हिल डुल नहीं रहे, हिलेंगे ही नहीं, अपनी जगह पड़े हैं बस। ये होता है स्थैतिक। लेकिन इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और रीडिफाइन करें तो कहने का मतलब ये है कि हाँ, आलसी है, नहीं हिल रहे हैं, पर आलसी इतने ज्यादा हो जाए कई बार कि भाई साहब वो इतने आलसी लोग एक आपस में इकट्ठे हो जाएं कि कोई इनको जूता मारे तो एकदम से वो भाग जाएंगे। समझ रहे हो? मूवमेंट होगा, लेकिन कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं है कि डेली कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, नहीं, महीने में एक आध बार कोई काम कर लिया, वो वाला सिस्टम है। तो कंटिन्यूअस मूवमेंट नहीं होगा इनमें, उसको अपन कह देंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आपने वो एग्जाम्पल देखे होंगे, जैसे अपन सर्दियों में जो ऊनी कपड़े होते हैं, वुलन क्लॉथ्स, उनको जैसे ही खोलते करते हैं तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन होता है अपनी बॉडी में और क्लॉथ्स के बीच में। तो फिर उस फ्रिक्शन की वजह से हीट, हीट से फिर उनको एनर्जी, एनर्जी से फिर वो कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड में आते ही वो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज, उन पे चार्ज आता है। फिर आपने कभी देखा हो वो हल्का हल्का अपने वो चटचटा क्यों छोटा छोटा फटाका बोले, है ना? या फिर एक दूसरा एग्जांपल, जो बादल होते हैं उससे बिजली गिरती है, ये मान लो ये बादल है। अब यहाँ पे छोटी छोटी ओस की बूंदें या जल की बूंदें कह लो, वो होती हैं, इनका घर्षण होता है। घर्षण होता है तो फिर वही हीट और एनर्जी, एनर्जी मिली तो फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। मुक्त इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा मिल जाते हैं कि इससे खट्टे संभाले ना जाए तो वो नीचे गिरेंगे। नीचे अपनी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की ओर आ जाएंगे। जब ये पृथ्वी पे घिरेंगे तो एक तरीके से ये प्रवाह हुआ है, और इसी प्रवाह को अपन कहते हैं करंट, और करंट ही वो बिजली गिरना है। अब एक चीज वही वापिस सोचो कि एक तरीके से तो ये मोबाइल ही है, चले तो हैं ही, फिर भी स्थैतिक इलेक्ट्रिसिटी का ये एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेरी है, हमेशा नहीं चल रहे हैं। बिजली को लगातार कौन पड़ेगा, 10 दिन तक लगातार पड़ रही, टेम्परेरी, क्षणिक, क्षणिक मूवमेंट है इनमें। तो ये स्थैतिक ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये होती है स्थैतिक विद्युत ऊर्जा। अब आगे क्या है, कुलाम्स लॉ। एग्जैक्टली न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ जो था ग्रेविटेशन को लेके, वही, बस द्रव्यमान की जगह यहाँ है चार्ज, आवेश। कुलाम ने कहा कोई भी दो चार्ज अगर पड़े हैं और उनके बीच की दूरी, मान लो अपन कहते हैं आर है, इतनी आर, तो इन दोनों के बीच में लगने वाला बल कितना होगा, वो दोनों के चार्ज के गुणनफल के तो समानुपाती होगा, और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। एग्जैक्टली सेम है। वापिस वही प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो एक वैल्यू आएगी, वो है के, कांस्टेंट आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बाकी चीज वैसी की वैसी। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और अपने को इस मान को नहीं याद करना है, इतनी इलेक्ट्रिसिटी में नहीं घुसना है, कोई नहीं पूछेगा, पर इतना ध्यान रखना, ये है कुलाम का नियम। अब बात ये आती है कि कुलाम ने एक चीज नोटिस की कि अगर ये दोनों एक ही तरीके के आवेश थे, अगर दोनों ही धनात्मक यानी पॉजिटिव थे, या दोनों ही ऋणात्मक थे, तो इनके बीच में प्रतिकर्षण हो रहा था, रिपल्शन हो रहा था, एक दूसरे को दूर भगा रहे थे। और अगर वहीं पे उसने देखा कि अगर दोनों अलग अलग तरीके के थे, एक प्लस था एक माइनस था, या ये प्लस था और ये माइनस था, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, आकर्षित कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरीके के जो आवेश हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और अलग अलग तरीके के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये हो गया आपका कुलाम का नियम। उसके बाद में एक चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी, एग्जैक्टली फिर से उसी के बराबर जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश
उसके द्वारा लगाया गया बल जिस क्षेत्र में अनुभव किया जा सके वो उस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। यानी कि इस चार्ज के द्वारा इस क्षेत्र के बाहर आप जो बल लगाया जाएगा वो महसूस ही नहीं कर पाओगे, यानी इस क्षेत्र के बाहर कोई बल नहीं लगा पाएगा। ये एक तरीके की लिमिट है, ये वो क्षेत्र है जिसमें ये बल लगा पाएगा। ठीक, इंटेंसिटी एग्जैक्टली वही मैंने कहा था, वहां यूनिट मास इकाई द्रव्यमान, यहां इकाई आवेश, इकाई आवेश, यूनिट चार्ज। तो वापिस वही कूलाम वाले फॉर्मूले में के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, के Q1 Q2, तो Q2 को आप 1 रख दो तो कोई मतलब नहीं है, गुणा होके वही अपॉन आर स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये क्या है? कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने देख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब जैसे ये कोई आवेश है, मान लो कोई दूसरा आवेश यहाँ है, तो ये क्या करेगा? ये मान लो प्लस का क्यू है और ये भी प्लस का कोई आवेश है, ये क्या करेगा? इसको इस दिशा में रिपेल करेगा, प्रतिकर्षण। मान लो ये यहाँ पड़ा है तो ये इस दिशा में इसको रिपेल कर देगा। ये चार्ज यहाँ पड़ा है तो इस दिशा में करेगा, यहाँ पड़ा है फिर इस दिशा में रिपेल कर देगा, यहाँ पड़ा है इस दिशा में और यहाँ है तो इस दिशा में रिपेल कर देगा। तो कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? वो काल्पनिक रेखाएं, वो इमेजिनरी लाइंस जो किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर किसी आवेश के द्वारा लगाए गए बल की दिशा को बताती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, और वो किसी भी पॉइंट पर किसी आवेश द्वारा लगाए गए बल की दिशा को बताती है। ठीक है, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो कि ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। कहने का मतलब कि ये मान लो एक आवेश आपका पड़ा है Q, इससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रही है, दूसरी इधर जाते हुए ऐसे आ जाए, तो यहाँ पे ये जो काटा है ना, ये काटेगी कभी नहीं। उसका कारण है बहुत साफ सा, आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इसने इस पॉइंट पे काटा है, ठीक है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो कह रही है कि इस तरफ इसको धक्का दे रहे हैं यहां से, और ये वाली कह रही है कि नहीं भाई इस तरफ दे रहे हैं। अब एक ही आवेश दूसरे आवेश को अलग अलग दिशा में धक्का कैसे दे पाएगा? इसलिए क्योंकि ये दिशा ही तो बताती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। दूसरी चीज, ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी, बंद लूप नहीं बनाएंगी। लूप मतलब घेरा हो, कभी भी नहीं बनाएंगी। कहने का मतलब कि ये फिर क्यों है? मान लो इससे निकलने वाली एक लाइन यूं गई और फिर वापस इधर ही आके बैठ गई, तो ये क्लोज्ड लूप बन गया ना, ये कभी नहीं बनाएगी। क्यों? फिर से दिमाग लगाओ, ये मान लो दूसरा एक आवेश पड़ा है, इस पे ये बल लगा रही है। अब एक चीज सोचो, मान लो ये भी प्लस था, ये भी प्लस है, तो इसको क्या रिपेल करेगी? ये देखो, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो सोचो ये क्या है? ये रिपेल करेगी। अब रिपेल करेगी मतलब अपने से दूर भगाएगी, तो इस दिशा में भगा रही है, भगा रही है, भगा रही है, भगा रही। लेकिन अब देखो, ये वापस अपनी ओर खींचने लगी। अब आप खुद सोचो, दोनों सेम प्रकार के आवेश हैं, एक बार रिपेल कर रही है फिर अपनी ओर कैसे खींच लेगी? दिशा एक ही रहेगी ना। तो फिर वही कि ये कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। पहला क्या है? ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। दूसरा क्या है? ये कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाएगी। ठीक है, ये मुख्यतया इसकी बहुत बड़ी दो इंपॉर्टेंट, जो आप कह सकते हो, प्रॉपर्टीज है। तीसरी चीज आप खुद अब नोटिस करना, ये मान लो फिर आवेश पड़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो घनत्व है ना लाइंस का, वो आवेश के पास में ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूर जाते हैं वो घनत्व कम होता जाता है। समझो इस चीज को, मान लो ये कोई
अपना एक सरफेस है, ठीक है। अब आप देखना, ये जितना पास है, अब इसमें देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5 6। अब जैसे ही ये दूर गया, अब इसमें 5 ही लाइन है, और दूर ले जाओ 4 लाइन आएंगी, फिर 3, फिर 2। कहने का मतलब जितना पास ये होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको क्रॉस कर देंगे, तो वहां पे घनत्व ज्यादा है। तो कुल मिला के ये ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है। फिर एक चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इतना देख लिया ना, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहते हैं? कि कोई भी आवेश है, उसकी जो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, चारों तरफ है, अपन इधर वाली बनाते हैं। फ्लक्स ये कहता है कि किसी भी सरफेस से, ये मान लो एक आयताकार सरफेस है, किसी भी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को अपन फ्लक्स कहेंगे। किसको कहेंगे? संख्या, नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस से पास होने वाली। कैसे? अभी देखो, अभी इसमें से कितनी निकल रही है? 1 2 3 4। तो इस सरफेस के लिए फ्लक्स कितनी है? 4। अब मान लो यही सरफेस ये है, इसकी फ्लक्स कितनी होगी? 1 2। मान लो ये कोई सरफेस ये ना होके इतना ही होता, अब इसमें से एक, तो इसकी फ्लक्स कितनी है? तो कुल मिला के फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस में से जो निकल जा रही। खत्म। अब अगला आता है एक गॉस का नियम। देखो, डरना नहीं है, बहुत साधारण। गॉस का नियम क्या कहता है? अब जैसे अपन ने एडिटिविटी देखा था ना, वो चार्ज का एक नियम, कि भाई अलग अलग कोणों पे वो चार्ज पड़े हैं किसी पदार्थ में, है ना। फिर अगर उसको एक ही चार्ज के रूप में देखना है तो उसको जोड़ के देख लो, यही था। वो ही गॉस है। गॉस ये कह रहा है कि अगर सिंपल कोई चार्ज पड़ा है, उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो तो आप आराम से देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है एक चार्ज में से। लेकिन यही कोई पदार्थ पड़ा है, उसमें अलग अलग जगह अलग अलग चार्जेस हैं, ठीक है। इसकी अपनी रेखाएं चल रही, इसकी अपनी रेखाएं चल रही हैं, इसकी अपनी चल रही हैं। तो कुल मिला के अगर इस पूरे पदार्थ की या इस मटेरियल की आपको देखनी है तो कैसे देखोगे? तब घोष ने कहा कि आप फिर से वो एडिटिविटी वाले में जाना, तो आप क्या करना, उस सरफेस में जितने भी चार्जेस हैं उनको पहले तो टोटल कर लेना उनका, ठीक है, यानी कि जोड़ लेना इनको। तो क्यू टोटल लिया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसमें से निकलेगा, क्या? फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलेगा वो इस टोटल चार्ज के समानुपाती होगा। बस इतनी सी बात है। और ये काम कहाँ आता है? सीधी सी बात है, एक छोटा सा चार्ज होता तब तो अपन देख लेते कि भाई इसकी लाइंस की वजह से क्या क्या चल रहा है। अब इस पूरी बॉडी को देखना है तो फिर ये फ्लक्स निकालो इसके हिसाब से, समझ रहे हो? क्योंकि अलग अलग जगह चार्ज पड़े हैं, अलग अलग चार्ज हैं, है ना। तो अब मान लो कोई बहुत बड़ा गोला है, अब गोले में बहुत सारे चार्ज पड़े हैं, तो इसकी वजह से क्या फर्क पड़ रहा है? तो इसकी फ्लक्स निकाल लो। कैसे? गॉस के हिसाब से। गॉस ने कहा टोटल ले लो एक जगह, कोई मोटी बात है कहीं गॉस है तो इसकी टोटल चार्ज लेना, फिर आप अपनी गिनती कर लो। तो कुल मिला के अगर एप्लीकेशन हो तो लिख सकते हो, कोई लंबा तार है, अगर उसके बारे में पता करना हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखना हो, तो हम फ्लक्स ये नियम काम में लेंगे। अगर कोई गोला है तो ये नियम, कोई बेलन है तो ये नियम, कोई घनाभ है तो ये नियम। नियम क्या है? एडिटिविटी। बस। तो ये होता है आज का जो अपनी क्लास है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, खत्म। अगली बार अपन लेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में भी करंट ही। धन्यवाद। वापिस मिलना जरूर, मिलते हैं।